बाइडेन को मिले थे 81 मिलियन वोट 2020 में और ट्रंप को मिले थे 74 मिलियन वोट 2020 में। 2024 में ट्रंप को मिले हैं 71 मिलियन वोट, 3 मिलियन कम हुए हैं ट्रंप के वोट, लेकिन कमला हैरिस को मिले हैं 67 मिलियन वोट 2024 में। 14 मिलियन वोट घटे हैं 4 साल पहले से डेमोक्रेट पार्टी के लिए। तो ये कहानी बहुत जरूरी है समझना कि 14 मिलियन लोग डेमोक्रेटिक पार्टी से हाथ धो के चल दिए। चुनाव जो है वो किस मूड मोड और मॉडल में रहा, उसकी चर्चा करेंगे नतीजों पे, और चर्चा करेंगे कि क्या परिणाम आने वाले 4 सालों में देश दुनिया पर पड़ेगा इस चुनाव परिणामों का। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। अमेरिका के चुनाव निपट चुके हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घोषित हो चुके हैं। आज चुनाव जो है वो किस मूड मोड और मॉडल में रहा, उसकी चर्चा करेंगे नतीजों पे, और चर्चा करेंगे कि क्या परिणाम आने वाले 4 सालों में देश दुनिया पर पड़ेगा इस चुनाव परिणामों का। हमारे साथ बात करने के लिए फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह हैं, जो वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही जुड़े हैं खास मेहमान चंडीगढ़ से हमारे साथ फेयर ऑब्जर्वर के फाउंडर मेंबर मनु शर्मा जी इकोनॉमिस्ट हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव को समझते हैं, चुनाव की रग को नब्ज को पकड़ते हैं। तो आज जानेंगे कि क्या कुछ खास हैं। सर, आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। और मनु शर्मा सीनियर पार्टनर हैं एफओआई के, जियो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल रिस्क एडवाइजरी फर्म, और बहुत सी सरकारें और बहुत सी कंपनियां इनके एडवाइस, इनके आइडियाज और इनके सजेशंस पे चलते हैं। तो मनु शर्मा जी, धन्यवाद, स्वागत है। और सवाल आगे प्रदीप। जी सर, सवाल पहला सा ये है कि अमेरिका के चुनाव में यह जो रिजल्ट आया है, इसके पीछे की कहानी क्या है। सवाल छोटा है लेकिन मुझे लगता है जवाब लंबा हो सकता है। जी देखिए, एक बड़ी एक गूढ़ तथ्य और कई गूढ़ तथ्य हैं कि बाइडेन को मिले थे 81 मिलियन वोट 2020 में जी, और ट्रंप को मिले थे 74 मिलियन वोट 2020 में। जी, 2024 में ट्रंप को मिले हैं 71 मिलियन वोट, 3 मिलियन कम हुए हैं ट्रंप के वोट, जी, ठीक। लेकिन कमला हैरिस को मिले हैं 67 मिलियन वोट 2024 में। जी, 14 मिलियन वोट घटे हैं 4 साल पहले से डेमोक्रेट पार्टी के लिए। जी, तो ये कहानी बहुत जरूरी है समझना कि 14 मिलियन लोग डेमोक्रेटिक पार्टी से हाथ धो के चल दिए। जी, कई कारण हैं। एक कारण महंगाई है, मनु शर्मा जी बताएंगे। खाने की महंगाई का हमारा ग्राफ है, आप इस वीडियो में लगा भी दीजिएगा, आप ग्राफ हम आपको भेज देंगे, जी, ठीक। वो जो ग्राफ है दिखाता है कि भाई महंगाई खाने की ज्यादा रही आमदनी से। अगर आमदनी 98, खर्चा 2 रुपया, भैया क्या होगा हाल, भैया ठन ठन गोपाल। तो ये बहुत से परिवारों ने महसूस किया। तो महंगाई एक कारण। दूसरा कारण यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी काफी लेफ्ट लीनिंग हो चुकी है। कल्चरल वॉर्स बहुत हुए हैं। कहा है कि भाई LGBTQ+ करेंगे। अगर कोई बच्चा या बच्ची बनना चाहता है, बच्ची बच्चा बनना चाहता है, वो उसका हक है, भले ही उसकी कच्ची उम्र हो। जी, कई खुली छूट। माँ बाप उससे नाराज हैं, कह रहे हैं भैया अब महंगाई के समय तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। जी, कल्चर वॉर्स कुछ ज्यादा ही की। रिपब्लिकन्स ने भी की अबॉर्शन को लेके, ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, लेकिन डेमोक्रेट्स से ये काफी लोग इस कल्चर वॉर से परेशान थे। फिर डेमोक्रेट से माइनॉरिटी जो है वाली पार्टी रहे हैं, तो
अरब भी इनको वोट दिए हैं, ज्यूज भी दिए हैं। और जैसा मैंने कहा पिछली वीडियो में, जोसेफ ऑलमर्ट ने कहा अंग्रेजी में कि अगर आप अरब को खुश कर देंगे डिट्रॉइट में, तो ज्यूज नाराज हो जाएंगे फिलाडेल्फिया में। तो गाजा वॉल की लड़ाई की वजह से सबको एक साथ नहीं रख पाए, और ये भूल गए कि बहुत से जो माइनॉरिटीज हैं, बहुत से ज्यूज तो कम, लेकिन बहुत से मुसलमान ये ट्रांसजेंडर और एलजीबीटीक्यू प्लस के बिल्कुल खिलाफ हैं। जी तो बिल्कुल। माइनॉरिटी के साथ नहीं रख पाए, यहाँ तक कि काले आदमी भी ट्रम्प के साथ गए। तो एक तो ये भी है। ठीक। तो पहली चीज जो मैंने कहा महंगाई, दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि कल्चर वॉर्स, तीसरी चीज थोड़ी गाजा हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई, जिससे कि सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं बल्कि युवा बहुत से अमरीकी इनसे खफा हो गए। चौथी चीज जो है, जो बाइडेन साहब बहुत अरसे तक टिके रहे और आखिरी मोमेंट गए। तो कुछ लोग कहते हैं कमला हैरिस को समय नहीं मिला, कुछ लोग कहते हैं कि कमला हैरिस प्राइमरी नहीं लड़ी। तो उस जी पूरे उथल पुथल से नुकसान हुआ। और आखिरी चीज यही है कि मैंने ये बात 2 साल पहले भी कही थी कि कमला हैरिस गलत कैंडिडेट थी, इनकी औकात नहीं थी चुनाव जीतने की, ये कभी कायदे का चुनाव नहीं जीती हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिका की बात नहीं सुनी, इन्होंने सुनाई, इन्होंने बस प्रवचन दिया, उससे लोग नाराज हो गए और लोगों ने फिर इनको सजा दी। सर मैं रोकूंगा आपको। दर्शकों को जब मैं आपका इंट्रो दे रहा था तो उसमें एक चीज मैं चूक गया था कि हम आज फेयर ऑब्जर्वर के संपादक के साथ साथ एक ज्योतिषी से भी बात कर रहे हैं, जिन्होंने 2022 में, आप एफओ की स्क्रीन ये देख रहे हैं जिसमें यह है कि इन्होंने, अतुल सिंह जी ने लिखा था कमला हैरिस का राजनीतिक भविष्य। तो यह आपका प्रिडिक्शन बड़ा गजब का गया। और मेरा सवाल ये है सर कि आपका देखिए, एक मैंने तो डायलॉग था कि 2016 में भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का युग आ गया है, द एज ऑफ जी, डोनाल्ड ट्रंप। वो भी लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आपको ज्योतिष बन जाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी, पॉलिटिकल ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष तो मनु शर्मा ज्यादा जानते हैं भाई, सारस्वत जी ब्राह्मण जी हैं, बिल्कुल। पंजाब के राज पंडित हैं। सर आपने एक बात कही थी पिछली बार जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा था कि अमेरिका अमीर देश है लेकिन गरीब लोग हैं वहां, गरीब लोगों का अमीर देश है। इसका इस चुनाव पे क्या फर्क पड़ा है बेसिकली? कि बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा परसेंटेज, 50% कुछ कहते हैं, कुछ 60% कहते हैं, उनके पास $500 भी नहीं कुछ हो जाए। कैश रिजर्व मॉर्गेज पे चल रहा है, क्रेडिट कार्ड डेट पे चल रहा है, कर्जे पे देश चल रहा है। तो जब महंगाई आती है तो लोगों को बहुत चुभती है। और आप भारत में परिवार के पास जा सकते हैं, जर्मनी में स्टेट है आपके पास, इंग्लैंड में नेशनल हेल्थ सर्विस है, अमेरिका में तो यूनिवर्सिटी के दाम बढ़े हैं, हेल्थ केयर थोड़ा सा ही, सिर्फ आप इमरजेंसी की लगा लीजिए तो $2,500 से $5,000 आप दे देने पड़ते हैं। तो अमेरिका बड़ा महंगा देश है। हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, एजुकेशन, हर चीज महंगी है। और रेंट बहुत हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस गजब है। मैं तो रह रहा तो हूँ। जी मैं मनु जी के पास चलूंगा सर। आप इकोनॉमिस्ट हैं और साथ में चुनाव का विज्ञान, चुनाव का गणित, और सर ने बताया भी कि आप एक ज्योतिष वाली बात आपने जो पॉइंट रखा, तो इस नाते आप क्या सोचते हैं, इकोनॉमी का कितना असर पड़ा है, या चुनाव में कुछ और चीजें? लोग कह रहे थे हरियाणा जैसा चुनाव हो गया इस बार तो इंडिया में इस तरह के। देखिए, किसी भी चुनाव में सबसे पहले आते हैं मुद्दे, जी और उस मुद्दे के पास में आते हैं जो लोग उस चुनाव में मतदान करते हैं, यानी मतदाता। तो चुनाव की दो धुरियां होती हैं, एक मुद्दे और दूसरे मतदाता। तो पहली बात मुद्दों से करते हैं। जी जब लोग ये सोच रहे थे कि भाई जो डेमोक्रेट्स हैं, जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन जी की जो पार्टी है, जिससे बिल क्लिंटन भी
राष्ट्रपति रह चुके हैं, हिलरी क्लिंटन जिसकी नेता रह चुके हैं, बराक ओबामा भी उसी पार्टी से आते हैं। तो जो डेमोक्रेट पार्टी है, दरअसल अमेरिका में वो पार्टी मानी जाती है समाज के उस वर्ग की जिसके खिलाफ एक, अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो शायद कभी ना कभी कुछ उनके खिलाफ शोषण हुआ, या कुछ वो लोग जो नए नए अभी अमेरिका पहुंचे हैं, जो नए इमिग्रेंट्स हैं जिन्हें आप कह सकते हैं, तो ऐसे लोगों की पार्टी थी जिनकी अगर हम कहें कि एक रिवायत के तौर पे आवाज़ उतनी बुलंद नहीं थी, तो बेजुबान वर्ग की पार्टी थी। ये उनकी पार्टी थी जो न्याय चाहते थे, जो अमेरिका जैसे एक चकाचौंध बड़े अमीर देश में अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते थे। तो ये इस पार्टी की एक छवि थी। तो उस बिना पे इस बार लेबर पार्टी कहते हैं ना ब्रिटेन में, उस तरह डेमोक्रेट है यूएस में, तो वामपंथी पार्टी रही है। और इसके जो वाकई दिग्गज नेता हुए हैं, जैसे फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, 4 टर्म जीते थे, 1930s में थे। उन्होंने अमेरिका को डिप्रेशन के बाहर निकाला और उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाया। और उसके बाद केनेडी, और उसके बाद लिंडन बी जॉनसन, जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, मेडिकेड, तो अमेरिका का जैसा तैसा वेलफेयर स्टेट है वो डेमोक्रेट पार्टी ने ही खड़ा किया। मनु भाई जी, आप बात करें आगे। यहाँ तक अगर हम बात करें कि पहले नॉन वाइट राष्ट्रपति भी जो आए वो इसी पार्टी से आए अमेरिका में, तो एक तरीके से इतिहास रचा। तो क्या गलत हो गया, क्या गड़बड़ हो गया? दरअसल हुआ ये कि कहीं ना कहीं अपने आप को ये पार्टी ने मान लिया कि भाई क्योंकि वो आवाज़ है उन लोगों की, तो वो जो भी करेंगे वही सत्य है और उसके परे कुछ भी नहीं। तो इस पार्टी में एक तरीके का एलीट, अगर हम कहें, कैप्चर हो गया, जिसमें कि पढ़े लिखे संभ्रांत वर्ग के वो लोग जो शायद रिपब्लिकन, जो कि दूसरी पार्टी है जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप अभी जीते हैं, तो वो लोग रिपब्लिकन्स की एक मुख्य धारा में शामिल नहीं थे। वो स्वयं को कहते थे कि भाई नहीं, हम गरीबों के हक में रहेंगे, हम टैक्स लगाएंगे, हम टैक्स घटाएंगे नहीं, हम पूंजीवाद में जाते जाते अति नहीं करेंगे कि भाई कुछ भी नहीं देखेंगे और बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाए, एक डार्विनियन सोसाइटी नहीं बनाना चाहते हम। तो ये डेमोक्रेट्स की एक सोच थी। लेकिन वो सोचते सोचते उन्हें लगने लगा कि हम ही सच बोल रहे हैं और हमारे परे कुछ भी नहीं है। लेकिन हुआ क्या, 90 के दशक में, 2000 के दशक में जो अमेरिका में उद्योग था, जो अमेरिका में एक इंडस्ट्रियल बेल्ट्स की एक जो पूरी लड़ी थी, श्रृंखला थी, वह धीरे धीरे जो है गर्त में जाने लगी और वो इंडस्ट्री जो है चली गई चाइना। इसको MIT यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्रियों ने एक नाम भी दिया, उसको कहते हैं चाइना शॉक। यानी कि जब उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग कहीं से अगर वो पलायन कर गए तो वो दोबारा वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी आई नहीं। इसी कारण अगर आप इस बार के भी चुनाव में देखें तो 2 बेल्ट बहुत नाम लिया गया। एक था सन बेल्ट। सन बेल्ट थे दक्षिण के राज्य, दक्षिण के वो राज्य जिनमें कि बैटल ग्राउंड स्टेट का स्टेटस था, यानी कि वहाँ पे मामला करीबी था। दूसरा क्या था, रस्ट बेल्ट। रस्ट बेल्ट किस बात पे, कि जहाँ कभी उद्योग हुआ करता था। तो 2 जगहों थी जहाँ से इस बार एक चुनावी मुकाबला जो था वो देखने में आ रहा था, एक सन बेल्ट और एक रस्ट बेल्ट। और ट्रंप ने ये दोनों बेल्ट जीत ली, जिस कारण आप देख रहे हैं कि जो ये चुनाव है अंत में एक तरफा सा दिखाई दे रहा है। जबकि शुरू में लोग कह रहे थे कि शायद कमला हैरिस जीत जाएंगी या मामला बहुत कड़ा और बड़े कांटे का होगा, लेकिन हुआ नहीं। अब बात थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये तो कह दिया कि मुद्दे और मतदाता, तो मुद्दे क्या थे। तो दरअसल डेमोक्रेट पार्टी का अनुमान क्या था, डेमोक्रेट पार्टी का अनुमान ये था कि जितने भी नए इमिग्रेंट्स हैं, जितने भी नए लोग अमेरिका में आए हैं और जो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं के जो
हक में, विमेन लिबरेशन के हक में हमेशा डेमोक्रेट्स रही हैं, क्योंकि उनका थोड़ा लिबरल सोशल एजेंडा रहा है। और दूसरी तरफ अगर रिपब्लिकन्स को देखें तो उनका कंजर्वेटिव एक एजेंडा रहा है, अगर जहाँ तक महिलाओं की बात है। तो इस बार उनको ये लग रहा था कि जो महिलाएं हैं वो अबॉर्शन का एक जो कानून था वहाँ पे, उसमें अतुल सिंह आपको थोड़ा सा बता भी देंगे, एक रो वी वेड करके शायद मेरे ख्याल से केस का नाम है, तो उस केस को रो सुप्रीम वी कोर्ट ने वेड खारिज। 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम्म, कि एबॉर्शन लीगल है, लेकिन धीरे धीरे रिपब्लिकन्स ने सुप्रीम कोर्ट में काफी कट्टर खिस्तान भर दिए, और उन्होंने नया जजमेंट जो पास किया, उन्होंने रो वी वेड को खारिज कर दिया। और जी उसको खारिज करने के बाद कई स्टेट्स ने अमेरिका के एबॉर्शन को इलीगल करार कर दिया। उस कारणवश अभी जैसे टेक्सास में एक युवा लड़की को मिसकैरेज हुआ, वो एबॉर्शन के लिए भागी, कई अस्पताल भागी, लेकिन किसी ने उसका दाखिला नहीं किया, वो बेचारी मर गई। तो एबॉर्शन को लेकर बहुत सी महिलाएं अमेरिका में बहुत उत्तेजित थीं, और इस कारणवश डेमोक्रेट्स को लगा कि हमको महिला वोट जम के मिलेगा और हम अवश्य जीतेंगे। जी, जी, मुद्दे मनोज जी। अब उसमें आपको थोड़ा सा मैं मोड़ूंगा। हालांकि क्या है कि इस पर एक फिर से मुद्दा उठा है कि जब भारत में आम चुनाव हो रहे थे तो मैं उस वक्त जो है थोड़ा पोलिंग्स को स्टडी कर रहा था, भिन्न भिन्न ओपिनियन पोल आ रहे थे, उसके बाद एग्जिट पोल आए, तो मैं डेटा देखता था। मैं विद्यार्थी हूँ सैम्पलिंग का और पोलिंग का, और मुझे अ, फिर भी इस विषय में, इस विज्ञान में थोड़ी आस्था है। हालांकि वो आज के दौर में लोग बोलेंगे अरे भाई क्या मजाक की बात है भाई, सड़क किनारे बैठा तोता भी कुछ भी बोल देता है, उसी प्रकार से भाई पोलिंग हो गए, ये जीता कि वो जीता कि भाई कौन जीता। तो मैं आपको एक बड़ी ऐसी बात बताता हूँ जो जो जिसने पूरे के पूरे पश्चिम जगत को विस्मित किया है। लेकिन उस बात को लाने से पहले मैं बताऊंगा कि मैं बात करने क्यों वाला। हुआ क्या कि जब भारत में आम चुनाव हो रहे थे और पोलिंग की बात हुई, और उसके बाद जब रिजल्ट आ गए, तो मैं किसी महानुभाव से बात कर रहा था जो बड़ी जिम्मेदार कह सकते हैं जिम्मेदारी वाली पोजीशन में है, और हम आपस में बात कर रहे थे कि भाई पोलिंग का क्या कहते थे। तो वो मुझे बोलते देखिए पोलिंग का क्या है कि भारत में ना उतना हम शायद साइंटिफिक नहीं हो पाते होंगे, वेस्ट में देखिए पोलिंग बड़ी अच्छी होती है। तो मैंने कहा देखिए ये जो बात है ना सोचना कि भाई वेस्ट में अच्छा होता है और भारत में नहीं होता, ये पक्के तौर पे, पुख्ता तौर पे कहा नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा देखिए, जब किसी समाज में आपको हर कोई मुखर होके अपनी राजनीतिक चॉइस बता देगा तो पोल सटीक बैठेंगे, लेकिन वहीं पे लोग अगर छुपाएंगे, नहीं बताएंगे, कुछ और बता देंगे, तो फिर देखिए फिर वो पोल को तो कोई भी बचा नहीं सकता, क्योंकि जब आपका रिस्पॉन्स ही गड़बड़ हो गया। तो अमेरिका में क्या हुआ, एक साइट है, तो क्योंकि अमेरिका में जो बेट लगाना, सट्टा लगाना इज लीगल, तो वहाँ पे एक साइट है पॉली मार्केट, जिसको लेके बहुत मतलब वो मीडिया में छाया हुआ। अब हुआ क्या, पॉली मार्केट पे फ्रांस के एक बड़े अमीर आदमी थियो साहब, जिनका निकनेम है, उन्होंने पैसा लगा डाला खूब सारा, कुछ कुछ कहते हैं शायद $30 मिलियन लगा डाला ट्रंप के पक्ष में, और 40 मिलियन कमा भी लिया ऊपर से, ये भी कहा जाता है। आप कुछ रिपोर्ट खींच के वो आंकड़े एक से देख लीजिएगा, पर कुछ इस लगभग इस रेंज में हुआ। तो थियो साहब से पूछा गया भाई आपने ये कैसे कर लिया, मतलब क्या कोई घर से उठ के तो आएगा नहीं कि भाई इतना पैसा लगा दे। तो बोलते हमने बड़ा बढ़िया सर्वे किया। कहते क्या किया? कहते हमने ये नहीं पूछा आप किसको वोट देंगे। कहते आप फिर आपने क्या पूछा? कहते हम लोगों के पास गए और एक नामी गिरामी कोई अच्छी कंपनी थी, पोलस्टर थी यूएस की, उनको बोला आप ये पता करिए लोगों से कि वो उनके मुताबिक उनका पड़ोसी किसे वोट देगा। तो लोगों से बोलते थे कि आप किसको दोगे, तो बोलते थे हाँ भाई देखिए हम सोच रहे हैं, या बोलेंगे डेमोक्रेट को दे देंगे। बोलते आपका पड़ोसी, अरे साहब वो ट्रंप को दे रहा है। तो अब उसमें क्या हुआ
पड़ोस कि वाले से भी सात पूछ लिया। आठ परसेंट हाँ, तो 7-8% का गैप आने लग गया। तो जी उन्होंने कहा कि भाई लगता है लोग सच नहीं बता रहे और लोग जो हैं शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जा रहे हैं। और उसने उस डेटा के उस के बिना पे ये पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल वो किया। तो उससे अब लेके वापस आता हूँ कि चलिए जब सर, चुनाव हो गए मैं एक लोगों का। मिनट, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाया है, मैं उसी पे रखूंगा आपको कि हाँ, भारत में भी एक फलोदी सट्टा मार्केट है। मैं जहां बैठता हूं वहां से 200-300 बिल्कुल किलोमीटर दूर, बिल्कुल बड़ा बहुत फेमस मशहूर है। है। तो एक बार हम चले गए वहां, उनको पूछा कि भाई आप लोग इतना सटीक कैसे आकलन कर सकते हो? तो वो बोले सर, आदमी क्या है, दो जगह से सोचता है, या तो दिमाग से सोचता है या दिल से सोचता है। और हमारे वाले जो है वो जेब से सोचते हैं कि वहां अगर सच नहीं बोले तो जेब कटेगी, इसलिए हमारा सटीक कटेगी। जाता है। जी सर, आगे मनु सर। तो खैर ये मतलब मैंने दरअसल ये बताने के लिए किया कि भाई पोलिंग से भी आप पता लगा सकते हैं। पोलिंग इतना डिस्मल साइंस नहीं है। तो जी लेकिन क्या है कि जब राजनीतिक एक एक वातावरण थोड़ा इतना हम बोलेंगे कि अ, थोड़ा सा कठिन हो जाए, थोड़ा सा कड़वा हो जाए, तो लोग सच बोलने से कतराने लगते हैं, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको वो जानते नहीं। तो अक्सर जो पोल इसमें गड़बड़ हम देखते हैं वो उस कारण से आ रही होती है कि लोग अपना रिस्पॉन्स बदल देते हैं। लेकिन जी फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चुनाव के नतीजे आ गए। उसके बाद जो एग्जिट या पोस्ट पोल्स हैं तो एसोसिएट प्रेस बहुत अच्छा करती है। एसोसिएटेड प्रेस ने अपना वोटकास्ट पोल निकाला, तो उसमें उन्होंने यही पूछा कि भाई आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या था। तो देखिए, जिस मुद्दे पे डेमोक्रेट्स अपनी उम्मीदें लगाए बैठे थे, अबॉर्शन का मुद्दा, जिस पे उन्होंने सोचा था कि आधी आबादी का जो मतदान है वो उन्हें मिल जाएगा, वो मुद्दा सिर्फ 11% लोगों ने बोला कि बहुत जरूरी है। जी लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकला? करीबन 40% लोगों ने बोला अर्थव्यवस्था। तो कहीं ना कहीं लोग दुखी थे। 40% लोग बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद बात वहीं खत्म नहीं हुई। जी दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा 20% पे, यानी कि हर पांचवा अमेरिकी वो क्या कह रहा था कि हमारे लिए मुद्दा है इमिग्रेशन। जो बॉर्डर खुले छोड़ दिए गए, जो लोग आए जा रही हैं। जी तो अगर आप इन दोनों को मिलाकर देखें और इसमें कुछ टर्नआउट के फैक्टर्स एडजस्ट कर दें और कुछ ये भी डाल दें कि भाई चलिए कुछ लोग वैसे ही जो कहते हैं कि भाई पार्टी या इंक्लिनेशन के कारण स्विच नहीं करेंगे, फिर भी अगर देखें तो एक मार्जिन छूट रहा था जिसके तहत कि रिपब्लिकन आगे बढ़ते दिखते हैं। जी तो सीधा सीधा क्या है कि जिस मुद्दे पर डेमोक्रेट्स ने अपनी आशा लगाई और जिस मतदाता वर्ग से आशा लगाई, वो दोनों ही उन्हें नहीं मिल पाए। जी और अंत में वही हुआ कि जो आंकड़े हैं, आंकड़ों से बड़ा सत्य कुछ नहीं होता, और आंकड़े अब हमारे सामने हैं और उसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बन गए। जी अब इसमें अगर आप एक चीज और बात कर सकते हैं, और वो बात किसकी होती है? डेमोग्राफिक्स की। तो हमें थोड़ी सी इसमें बस एक दो मुद्दे करके फिर मैं आपके सवालों की तरफ भी आ जाता हूँ कि कौन सा मतदाता वर्ग किधर क्या। अगर हम बात करें जो मेन थे, यानी कि जो पुरुष मतदाता थे, तो तकरीबन 60% पुरुष जो हैं उन्होंने, खासकर जो वाइट मेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सफ़ेद मतलब गोरे जिन्हें बोला जाता है हिंदी भाषा में, रेशल उसके तौर पे, तो उन्होंने 60% समर्थन दिया ट्रंप को। और इतना ही नहीं था, अगर हम बात करें जो ब्लैक मतदाता हैं वहाँ के, डोनाल्ड ट्रंप उनमें भी तकरीबन 1/4 समर्थन ले गए। और उसके अलावा जो लैटिनोस थे, जो सबसे एक बहुत जिसे कह सकते हैं कि बीच की कड़ी थे,
कि भाई लैटिनो मतदाता, ये सोचा जाता था कि वो डेमोक्रेट्स को वोट देंगे क्योंकि वो नए नए अमेरिका में आए हैं, वो इमिग्रेंट्स हैं, वो उतने अमीर नहीं हैं जितने कि वाइट मतदाता हैं, और उनकी जो एक कह सकते हैं सहानुभूति है वो डेमोक्रेट्स के प्रति होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। डेमोक्रेट्स जी आज उनके इमिग्रेशन के पक्ष में बात करते हैं, तो लोगों ने सोचा भाई जो एक लेटिनो हैं या हिस्पैनिक हैं जो आए हैं आ, दक्षिण से, मेक्सिको का जी बॉर्डर पार करके, भले ही वो ग्वाटेमाला के हों या एल साल्वाडोर के हों या मेक्सिको के हों, वो सब मेक्सिको डेमोक्रेटिक के हैं। पार्टी के मतदाता होंगे। जी तो 47% जो लैटिनो पुरुष थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया, और 50 ने कमला हैरिस को, यानी कि सिर्फ 3% का ही अंतर रहा। तो जो लीड की एक एक्सपेक्टेशन थी कि 10%, 15% से शायद आगे जाएंगे इस मतदाता वर्ग में, वो नहीं हो पाया। और जी डेमोक्रेट्स जो हैं उनकी जो एक एक स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी, वो उस जगह फेल हो गई जहां उनको बहुत ज्यादा आशाएं थी। जी सर, हम भारतीय इस चुनाव में कई कनेक्शन जोड़ ही लेते हैं। जैसे हमें लग रहा था कि ट्रंप जीते तो हम कहेंगे कि मोदी के दोस्त जीत गए, और कमला हैरिस जीती तो हमें लगता कि साहब हमारी बेटी जीती हैं, हमारी जो है। अब एक और कनेक्शन जोड़ रहे हैं, वो उषा वेंस के लिए। जेडी वेंस जो कि 40 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बने हैं, उनकी पत्नी अमेरिका की सेकंड लेडी बन गई, तो हम ये कह रहे हैं कि साहब वो भारत की बेटी है, पहली जो है वो ऐसी इंडियन अमेरिकन है, या पहली तेलुगु अमेरिकन है, या पहली हिंदू अमेरिकन है जो सेकंड लेडी बनी है अमेरिका में। तो हम लोग खुशी ढूंढने में थोड़े से ये एंगल भी लगा लेते हैं। चलिए इस देखिए, उसमें मेरा ये मानना है कि वे भारतीय जो हैं, भारतवंशी जहाँ कहीं भी अच्छा करेंगे तो उसकी तारीफ वो करेंगे ही, क्योंकि भारत एक हम कह सकते हैं कि एक एक हमारे यहाँ पे जो फैमिली है, जो हमारे यहाँ परिवार होता है। अब मुझे पता है आज के दौर में परिवारवाद को बड़ा वो उस तरफ से देखा जाता है, लेकिन जी फिर जी भी बिल्कुल। कहूँगा कि परिवार को लेकर हम लोग फिर भी एक एक बहुत ही अ, ऐसे ऐसा समाज है जो खुश होते हैं अगर परिवार में लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर उषा वेंस जो हैं वो सेकंड लेडी बनी है, या ऋषि सुनक जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने थे इंग्लैंड के, या जी उसी तरह आयरलैंड में भी मेरे ख्याल से जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी भारतवंशी थे, जी पुर्तगाल जी में भी ऐसा हुआ। तो जहाँ जहाँ ऐसा होगा तो वो खुशी का कारण है। लेकिन हाँ, अगर उसको ऐसा सोच लेना कि भाई अगर वो बन गए हैं तो भाई कोई हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है या क्या कोई बात है, वो अब ऐसा नहीं है। वो जी वो अपने देश के बने हैं, जो उन्होंने जिस देश को अब स्वीकार करा है या गोद लिया है, तो वो वहाँ कार्य करेंगे और वो अच्छी बात है। तो जहाँ जाए नाम कमाए, यही चाहते हैं हम, और हम इसमें खुश हैं। सर, इस चुनाव में जो भूमिका नजर आई है मीडिया को लेके, जिस तरह से हमलावर रहे हैं एक्स के जो मालिक हैं, या टेस्ला के मालिक जिनको कह सकते हैं, जो टेस्ला को हेड कर रहे हैं, एलन मस्क, ट्रंप ने अपने स्पीच में उनका नाम लिया। क्या लगता है बिजनेस की दुनिया कैसी होगी इस राजनीतिक रिजल्ट से, या क्या प्रभाव पड़ेगा? एलन मस्क कितने और प्रभावी होंगे? स्टारलिंक का भविष्य क्या देखते हैं? क्या जियो और स्टारलिंक के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है अगर ट्रंप अपनी दोस्ती का हाथ इस लिहाज से आगे बढ़ाते हैं तो? देखिए, जियो और देखिए, स्टारलिंक की कहानी मनु बताएंगे। इलॉन मस्क जी जी प्रभावशाली रहेंगे। मुझे जी नहीं बिल्कुल। लगता सरकार में कोई ऑफिशियल पोजीशन लेंगे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस रहेगा खासकर सरकार को एफिशिएंट बनाने में। वही नहीं सर, है, मीडिया सिलिकॉन कितना वैली के बदलेगा? बहुत से लोग हैं जो ट्रंप से बहुत करीबी हैं। जी बालाजी विश्वनाथ हैं, पीटर टील ने पिछली दफ़े ही इनको 2016 में भी पैसा दिया था, और ये सब जी लिबर्टेरियन हैं। ये मान के चलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बहुत बड़ा हो गया है जी और बिजनेस करना अमेरिका में दूभर हो गया है। और वो चाहते जी हैं कि अमेरिका में बिजनेस करना आसान हो, अमेरिका में रेड टेप कम हो, अमेरिका का जो ब्यूरोक्रेट है उसको औकात में रखा जाए। तो ये सब लोग बड़े प्रभावशाली रहेंगे। डेमोक्रेट पार्टी में जो मनु ने बात कही कि एक एलीट पैदा हो गई थी, एक मैनेजरियल क्लास। हालांकि जी कमला हैरिस हार्वर्ड येल नहीं गई, लेकिन ये मैनेजरियल क्लास ज़्यादातर हार्वर्ड येल की है।
ये वर्किंग क्लास जी नहीं थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा थी कि ये कहते थे कि ये गरीबों के मसीहा हैं, ये कहते थे कि ये वर्करों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वर्करों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन इनके यहाँ सिंहासन पे सब वकील बैठे थे, सब आईवी लीग के एसी कमरे में रहने वाले लोग बैठे थे, जो कि गरीबों के मसीहा बनने चले थे। कांग्रेस अब वाली ये स्थिति भारत की। हाँ बिल्कुल, भारत में जो कांग्रेस की स्थिति हुई। कह सकते हैं बिल्कुल। कि ये शैंपेन सोशलिस्ट बहुत हो गए थे। जी बिल्कुल अब सर। क्या है कि सत्ता प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास के हाथ से गई है। अब किसके हाथ आई है? क्या अभी भी नहीं आई है, आई है अब ये बिलियनर और मिलियनर क्लास के हाथ, जो कि कहती जी है कि ये प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास क्या खड़ा किया, एक कंपनी नहीं किया है, सिर्फ नौकरी किया है और सिर्फ पेपर इधर से उधर किया है। हमने जी कंपनियां बनाई हैं, हमने रॉकेट पहुंचा दिया है स्पेस में, हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई है, हमने पेपैल जैसी कंपनी बनाई है। पीटर थिल को पेपैल माफिया का हेड कहा जाता। तो अब गया है, आप कह सकते हैं कि नई इंडस्ट्री के लीडर्स के हाथ पावर आई है। ट्रम्प भी बिजनेसमैन, नहीं बिजनेस में सर, क्या है मीडिया आपको? पे जिस तरह से ट्रंप हमलावर, ये सॉरी एलन मस्क हमलावर रहे, उन्होंने सिटीजन जर्नलिज्म की बात जिस मुखरता से कही है और ये कहा है मेन स्ट्रीम मीडिया वामपंथियों के हाथों में है, जिस तरह से उन्होंने विकिपीडिया पे सवाल उठाए या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी, तो क्या कुछ बदलने की दिशा में कदम है या ये चुनावी देखिए, प्रोपेगेंडा था सिर्फ? अमेरिका में सरकार के पास इतनी सत्ता नहीं है भारत की तरह, जी क्योंकि भारत में सारी यूनिवर्सिटी सरकार चलाती है। आईआईटी भी यही सरकार की है, आईआईएम भी सरकार की है, एम्स भी सरकार का है। जी सरकार कुछ नहीं कर सकती हार्वर्ड में। हार्वर्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एमआईटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और जो स्टेट की यूनिवर्सिटी है वो भी काफी ऑटोनमस है। तो जी अम, इसी तरह अखबार भी ऑटोनमस है। तो मीडिया बदलेगी नहीं। मीडिया लेफ्ट लीनिंग बिल्कुल है, मीडिया और एकेडेमिया दोनों बहुत लेफ्ट लीनिंग हैं। वहाँ राइट के लोग बात ही नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ बात कर दी राइट की, तो आपको करार कर दिया जाता है कि आप हिटलर के भाई हैं और मुसोलिनी के चाचा। ठीक, तो जी हालात खराब हैं। ट्रंप ने बिल्कुल, अरे मस्क ने उस पर जरूर तो भागा है, लेकिन मस्क भी संदिग्ध प्राणी है, क्योंकि मस्क जिस तरह का ट्विटर कह रहे हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि पूर्ण सत्य बाबूजी स्वयं बोलते हैं। तो अमेरिका विभाजित देश बनता जा रहा है और विभाजित बनेगा, क्योंकि क्या होगा कि सिटीजन जर्नलिज्म जो बात कर रहे हैं ट्विटर पे, जो जिसकी मर्जी आएगा बोलेगा, गलत सही जी सब। कुछ लोग सही बोलेंगे, ठीक, कुछ जी लोग बिल्कुल। बरगलाएंगे। तो ट्विटर में लेकिन आपको हर तरह के विचार मिल आएंगे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जो मालिक चाहेगी वो करेगी। देखिए, फॉक्स न्यूज रूपर्ट मर्डॉक मालिक है, वो रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करेगी। जी वॉशिंगटन पोस्ट ने किसी का समर्थन नहीं किया, क्योंकि जेफ बेजोस को दोनों पार्टियों से कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। लेकिन मालिक भले ही अपना बिजनेस के बारे में सोच रहा हो, लेकिन जो मालिक के नौकर हैं वो सब हार्वर्ड येल के हैं, वो लेफ्ट के हैं, तो उनका जी बायस रहेगा डेमोक्रेट्स के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स और अटलांटिक बिल्कुल डेमोक्रेट्स के रहेंगे। तो पूरी की पूरी मीडिया विभाजित है। जी पूरा का पूरा जो बातचीत का माहौल है अमेरिका में, वो दूषित है। तो एक विभाजित और दूषित देश है, भले ही वो मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। मीडिया और एकेडेमिया में बायस है, और सोशल मीडिया में कोई फैक्ट चेकिंग नहीं है, और एको चेम्बर से मतलब आपको अगर फुटबॉल, आपने एक वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, तो आपको 72 वीडियो फुटबॉल के दिखेंगे। आपने एक राइट जी विंग बिल्कुल। वीडियो देख लिया तो आपको फिर 100 राइट विंग वीडियो दिखेंगे। आपने लेफ्ट विंग वीडियो देख लिया तो वही दिखेगा। तो उसको कहते हैं एको चेम्बर। एल्गोरिथम वही आपको देता है जो आप देखते हैं। तो आपकी दुनिया जी और संकीर्ण होती जाती है, और संकीर्ण होती जाती है, और संकीर्ण होती जाती है। तो अमेरिका, और ये पूरे विश्व में हो रहा है, लेकिन ये सारी कंपनियां अमेरिकी हैं। ये आज की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है,
और जी। अमेरिका बिल्कुल विभाजित रहेगा, प्रदूषित रहेगा विचारों के मामले में आने वाले 4 सालों में। मनु भाई, आप कुछ बोलना चाहें? देखिए, बात अगर एलन मस्क की होती है, बात अगर अ, अमेरिका में मीडिया की होती है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दरअसल मीडिया जो है, यूएस का मीडिया, ये कौन सा मीडिया है, ये कहाँ से आया। दरअसल आज का जो यूएस मीडिया आप देख रहे हैं, ये दरअसल पैदाइश है उस समय की जब बर्लिन की दीवार गिर रही थी और सोवियत यूनियन का विखंडन हो रहा था। तो उस समय में क्या हुआ कि अमेरिका जो है वो दुनिया की इकलौती महाशक्ति बन गया, और इकलौती महाशक्ति बनने के साथ क्या हुआ कि जो वहाँ का एक इंडस्ट्रियल वर्क था, जो वहाँ का एलीट था, उनको लगा कि हम जो हैं आज के ज़माने का एम्पायर की राजधानी है, हम सिर्फ अमेरिका की राजधानी नहीं है, हम सिर्फ अमेरिका को नहीं चला रहे हैं, हम पूरे विश्व को चला रहे हैं। तो जब आप विश्व को चला रहे होते हैं तो जब आप आपकी विश्व सोच गुरु जो बन है जाते हैं। जी। या विश्व, यहाँ पे गुरु तो यहाँ वो है कि विश्व विश्व के मालिक चलिए, बन हाँ, जाते। सर ने मालिक इन्वर्टेड में बन कहा गए। है, विश्व गुरु इन्वर्टेड में। हाँ, मैं समझ गया। तो 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 उन लोगों का जो वैचारिक एक परिवेश था वो बदल गया। वो परिवेश में ऐसा हुआ कि भाई हाँ, जो हमारे जो सिटीजन हैं, हमारे जो नागरिक हैं वो भी हैं, लेकिन हमें तो चिंता करनी है, भाई चीन में क्या हो रहा है हमें चिंता करना है, गाजा में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या चल रहा है, अफ्रीका। तो उनका जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिकी नागरिक तो बहुत पीछे रह गया, और जब वो पीछे रह गया तो उन्होंने बात करनी शुरू कर दी उन चीज़ों की जिनसे कि अमेरिका के धरातल से लेना देना बाकी कुछ ज़्यादा बचा नहीं। वो चलाना चाहते थे पूरे विश्व को अपने तरफ से, अपने तरीके से, लेकिन उनसे सही हरकत में, अगर सही मामले में कहा जाए तो अपना देश नहीं ढंग से चल रहा था। तो मीडिया गलती कर गया, मीडिया ने ज़मीन छोड़ दी, धरातल छोड़ दिया जहाँ की वो उपज थे। तो उन्होंने सोवियत यूनियन के विखंडन के बाद एक तरीके से अपने आप को जनता से दूर कर लिया, लोगों से दूर कर लिया। अब ऐसे में एलॉन मस्क जैसे लोग आए। अब एलॉन मस्क की खासियत क्या है? अच्छी बात है, वो टेक्नोलॉजी के एक तरीके से बादशाह हैं इस वक्त अमेरिका में, अगर कहा जाए। उनके बनाए रॉकेट जो हैं वो मार्स तक जाने की तैयारी में है। कभी वो रॉकेट को सीधा छोड़ते हैं और वापस वैसे ही पकड़ लेते हैं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाते हैं, और आप कहते हैं कि भाई आप तो ये भी कह रहे हैं कि भाई दिमाग में भी चिप फिट कर देंगे और उससे पता नहीं क्या कुछ होगा। तो जो साइंस फिक्शन की बातें हैं वो उसमें भी बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक काम बहुत बड़ा कर रहे हैं कि वो अमेरिका में जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि अमेरिका में नौकरियां जो हैं वो वाकई कम हुई हैं एक मिडिल या लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए। अगर आप उसमें भी एक डिबेट आता है, वो बोलते हैं कि नहीं, अगर आप सरकारी आंकड़े देखें तो नौकरियां तो बहुत हैं, लेकिन वो वैसी नौकरी नहीं है कि जैसे आप कभी किसी ज़माने में फोर्ड कंपनी में जाके नौकरी करते थे या क्राइसलर में जाके आप गाड़ियां असेंबल करते थे। अभी गिग वर्क आ रहा है, अब ऐसा वर्क आ रहा है जो यूनियनाइज नहीं है, जिसमें कि सेफ्टी नेट नहीं है, एक प्रॉपर जिसे कहते हैं फॉर्मल जॉब, उसकी थोड़ी कमी है। तो उस सेक्टर में एलॉन मस्क की कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग रिसर्जेंस ला के या चीज़ें अमेरिका में बना के एक सिंबलिज्म प्रेजेंट कर रहे हैं अमेरिका की जनता को। और हमें ये समझना होगा कि हमारे देश में जहाँ पे शायद पूंजीपतियों को बहुत ज़्यादा शक की निगाह से देखा जाता है, अमेरिका में शायद अभी भी उतने शक से नहीं देखा जाता है। लेकिन अमेरिका में ये नहीं होगा कि भाई आप बोलेंगे अरे उसने पैसा बना लिया तो ये गलत नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ पे आज भी अगर कोई ठीक रास्ते से या इनोवेशन करता हुआ पैसे बनाता है तो उसको सराहा जाता है, उसको एक लायनाइज किया जाता है, और ये उनका एक कल्चर है। तो उस लिहाज से एलॉन मस्क का एक आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस था, और वो जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ आके जुड़े तो लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि अगर ये व्यक्ति ट्रंप के साथ जुड़ रहा है तो शायद
कुछ डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ सही बोल रहे होंगे। मेरे ख्याल से अगर डेमोक्रेट्स इलॉन मस्क को नाराज ना करते तो शायद आज 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 शायद कुछ कुछ बेहतर स्थिति में हो सकते थे। ये बात ठीक कही आपने सर। अच्छा, सवाल एक ये है सर कि हमारे यहाँ एक चर्चा चलती है भारत में कि अब ट्रंप आ गए हैं, मोदी के दोस्त हैं, चीन को दबा लेंगे या पाकिस्तान के साथ क्या होगा। रशिया के जो है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अभी तक बधाई नहीं दी है, जबकि पूरी दुनिया दे चुकी है। तो ये जो हमारे वाली रिश्तेदारियां हैं उस पे इस फैसले का जो असर है, वो अतुल सर आपसे भी कमेंट चाहूंगा और मनु सर आपसे भी। मनु आप बोले, आप भारतवर्ष में बैठे। ठीक ठीक जी जी ठीक है जी। तो देखिए, अब मैं एक बात बहुत स्पष्ट बताऊंगा कि ये हमारी एक देश के तौर पर थोड़ी सी एक कमजोर नस है कि हम जी। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उसको व्यक्तिगत संबंध मान लेते हैं। तो होता दरअसल क्या है कि जब आप उस एक स्तर पे किसी दूसरे नेता से मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है और कई बार आप बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं और दोस्ती भी हो जाती है और उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जो दो राष्ट्रों के बीच के संबंध होते हैं ना, उसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्मल और इनफॉर्मल, परोक्ष और अपरोक्ष तरीके के आप कह सकते हैं फैक्टर होते हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रंप आ गए तो ज़रूरी है कि ये सब कुछ अच्छा ही होगा या चीन के खिलाफ जाएंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक तरीके से हम देखें तो एलॉन मस्क के चाइना से बहुत अच्छे संबंध हैं और इस वक्त एलॉन मस्क जो है वो ट्रंप साहब के बड़े करीबी हैं। तो क्या ये माना जाए कि भाई चाइना के लिए भी बहुत अच्छा है? कह नहीं सकते। जो भविष्य में होगा वो तो होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई ट्रूडो के साथ जैसे आजकल की एक बातचीत है वो तो नहीं है। तो मोदी और ट्रंप जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं उस लिहाज से। लेकिन देश जो दो हैं उनके बीच में संबंध कैसे रहेंगे उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। उसमें आपको मैंने एक उदाहरण अभी दे दिया, जैसे कि इलॉन मस्क जो हैं वो चाइना के ज़्यादा करीबी हैं। नहीं, वो बाइडन को जैसे उन्होंने पहले चाइनीज मंचूरियन वाली बात कह रहे थे, वो उनको मोदी और इनके जो रिलेशन वाली बात है, उसके अलावा जो जिनपिंग है उनको वो दो शब्द एक साथ इस्तेमाल करते हैं ट्रंप और कहते हैं कि मेहनतकश है पर खतरनाक है, इस तरह का कुछ हुआ था। तो ऐसा लगता नहीं आपको कि चीन थोड़ा सा दबेगा? ये एक आकलन है एक तरह का, यहाँ की मीडिया में खास करके इसी की चर्चा है। देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि मीडिया जो है मीडिया में चर्चा ठीक है, एक होती और होती रहनी चाहिए। लेकिन अगर आप इतिहास को देखें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों को देखें, नंबर्स का गेम देखें, तो ये ऐसा, आज की दुनिया ऐसी नहीं है कि चीन इतनी आसानी से दब जाएगा या अमेरिका जो है इतनी आसानी से चीन के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन ले लेगा। क्योंकि अगर वो कुछ भी करेगा तो उसका असर दोनों को होगा और वही रूस के साथ भी है। क्योंकि एक अगर हम बोलें कि जो अभी निवर्तमान ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जा रहा है, इन्होंने शायद कहीं ना कहीं ये आंकलन में गलती कर दी। उन्हें लगा था कि भाई वो पुतिन पे एक तरफा एक्शन लेंगे और वो सफल रहेगा, पर नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से अभी जितनी भी दुनिया की राजधानियां हैं वो ये समझ रही हैं कि आज की दुनिया शायद कहीं ज़्यादा पेचीदा है और इसमें इतनी आसानी से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा। ये अभी मामला कहेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। सर, मुझे याद आता है ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में एक सुझाव दिया था। सर, मैं इंडियन मीडिया की बात पे कहूँगा कि देखिए, लोग इतिहास पढ़ते नहीं है ज़्यादा, विश्व इतिहास। तो वर्ल्ड वॉर 2 की हमारी टाइमलाइन देखिए कितनी विस्तृत है, कितने लोग उसे देखते भी हैं भारतवर्ष में। ठीक, तो अगर आप विश्व इतिहास नहीं पढ़ते हैं, अगर आपको दूसरे की फिलॉसफी के बारे में नहीं पता है, उसका दर्शन नहीं पता है, अगर आप ज्योग्राफी ठीक से नहीं जानते हैं, कितने लोग मैप देखते हैं भारतवर्ष में, मतलब नहीं, बातें बड़ी बड़ी आप कर सकते हैं और बचकानी है, हर चीज़ को हम पर्सनलाइज कर देते हैं।
क्योंकि हम डिनेस्टिक हैं पूरे साउथ एशिया में कि भाई भुट्टो गए तो भुट्टो की लड़की आ गई, लड़की गई तो पोता, लड़की गई तो हाँ, पोता आ गया, उसका बेटा आ जुल्फिकार गया, अली बिल्कुल। भुट्टो। तो जी व्यक्तिवाद पे अंतरराष्ट्रीय रिश्ते नहीं बनते। जी बिल्कुल स्टेट्स हैव इंटरेस्ट। हर सही। राज्य अपने हित में काम करता है। अमेरिका का हित क्या है? सुपर पावर रहना। अमेरिका की एलीट भले ही वो लेफ्ट की हो वो राइट की हो, लेफ्ट वाले थोड़ी गलती करें हैं, वो कहें कि भाई हम प्रवचन दे के एलीट बनेंगे, राइट वाले कहेंगे नहीं जी हम प्रवचन का कोई नहीं है, हम इकोनॉमी करेंगे या हम अपनी कंपनी करके एलीट बनेंगे। लेकिन एलीट सब बनना चाहते, मतलब टॉप जी डॉग स्टेटस अमेरिका में पूरी उनकी एलीट चाहती है, कोई देगा नहीं आपको परोस के थाली में। और दिक्कत क्या है अमेरिका को चीन के साथ कि चीन भी अब है कि भैया सीवी ग्रेट हैं जी, मिडिल किंगडम में जी। तो थ्यूसिडिटीज ट्रैप एक किताब लिखी है ग्राहम एलिसन ने, हार्वर्ड में पढ़ाते हैं, और उन्होंने कहा है कि भाई रूलिंग पावर और राइजिंग पावर में क्लैश इतिहास में कई दफे हुआ है, वो क्लैश हो रहा है एक तरह से। इसीलिए तो देखिए टैरिफ की बात हो रही है, इसीलिए तो सैंक्शन लगे हैं, इसीलिए जो है चीन को चिप नहीं मिल रहे। तो ये बात आप याद रखें कि ट्रंप के आने से ऐसा नहीं होगा कि चीन दब जाएगा, क्योंकि चीन भी अपनी शतरंज पे चाल चल चुका है। जी चीन और भारत ने अभी बातचीत की कि नहीं की? की बिल्कुल की ना। सीमा बॉर्डर विवाद पे, पे कुछ बॉर्डर पे एग्जैक्टली। हालात पहले से बेहतर किए ना। क्यों किए? क्योंकि भारत और चीन को ये समझ में आ गया कि अगर लड़ाई लड़ेंगे, हो सकता है अभी भी लड़ लें, लेकिन अगर लड़ाई करेंगे और अगर ट्रेड नहीं करेंगे, भारत को चाहिए इन्वेस्टमेंट, भारत इंपोर्ट भी करता है चीन के प्रोडक्ट, चीन को चाहिए मार्केट। तो आप ये बचकानी बातें, अरे अमेरिका आ गया हम चढ़े आएंगे चीन पे, ठीक है, आज आप जो है जी फोन के लिए जितना भी दे रहे होंगे 8,000, कल को 20,000 दीजिएगा। फिर पूछे चार जी लोगों बिल्कुल। से। बचकानी बातें, बेवकूफी की बातें जो है, कुत्ते भौंकते हैं हाथी आगे चलता है, तो जी उस पर बिल्कुल। ध्यान नहीं दे सकते। सबसे अहम चीज ये है कि ट्रम्प के आने के बाद काफी बदलाव आएगा फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि हम रियलिस्ट ज्यादा है, ट्रांजैक्शनल ज्यादा है, और डेमोक्रेट्स ज्यादा डॉक्ट्रिनेयर और ज्यादा प्रीची हैं। मैडोना का गाना ना, पापा डोंट प्रीच, बहुत से लोग नाराज डेमोक्रेट से इसीलिए रहते हैं कि प्रीचिंग बहुत करते हैं। तो ये प्रवचन थोड़ा कम होगा डेमोक्रेट्स के जाने के बाद। और जी भारत पे जैसे जो एक लाभ भारत को होगा, जो भारत पे जो बहुत प्रेशर डाला अ, कि भाई आपने कनाडा में जाके लोगों को टपकवा दिया, वो शायद थोड़ा कम जी हो जाए। जी हम जी इसी पे मैं आने जो वाला है था। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भी जो है कोई डील हो जाएगी। लेकिन उससे ज्यादा ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिकन इन्वेस्टमेंट दौड़ा दौड़ा इंडिया आ जाएगा। याद रखिए, मनु ने अभी बात की, इलॉन मस्क के बहुत से इंटरेस्ट हैं चीन में। इलॉन मस्क कहता रहा मैं इंडिया में सोच रहा हूँ, जाके फिर चीन में फैक्ट्री लगाया कि नहीं? जी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सही। कि बहुत फायदा होगा, और हो सकता है टैरिफ कल को इंडिया पे भी लग जाए। क्यों? क्योंकि वो कहें कि भाई हमको जॉब यहाँ चाहिए, आप H1B वीजा पे बहुत से लोगों को कम तनख्वाह पे लेके आ रहे हैं, अम, जो है हमारा वर्कर कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है, तो हम टैरिफ लगा देंगे। तो भारत के पास मौके भी रहेंगे, लेकिन भारत के पास खतरे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी साथ साथ बल्ले बल्ले करेंगे। ओके सर, एक इशू ये था जैसे आपने बताया कि देशों के रिश्ते वाला, तो एनएसए पे जिस तरह से अमेरिका में मुकदमा हुआ इस कार्यकाल में, और ट्रंप ने जो बात कही थी कि अमेरिका मध्यस्थता कर सकता है अगर भारत और पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पे वो बात, जो इस पे मैं आपका एक कोट चाहूंगा कि क्या लगता है कश्मीर को लेके अब ट्रंप का रुख क्या रहेगा,
दूसरा, जो अजीत डोभाल और इन लोगों पे जो मुकदमे हैं उसमें कुछ वापसी हो सकती है। जी। मनु भाई पंजाब में बैठे हैं, देखिए चंडीगढ़ में कश्मीर के पास। देखिए बिल्कुल। पहली बात, यहाँ से जी। भी बहुत दूर है। तो देखिए कश्मीर की का जो मुद्दा है वो इस वक्त उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा। मैं बात करना चाहूँगा 90 के दशक की, जब आ, उस समय में कुछ यूएस के राजनयिक थे। मेरे ख्याल से एक नाम याद आता है रॉबिन राफेल का, और एक और थी शायद मेडलिन ऑलब्राइट थी उस टाइम से। तो उस समय में क्या था कि दरअसल हम एक बहुत छोटी अर्थव्यवस्था थे, और पाकिस्तान जो था वो एक लेवरेज था हमारे ऊपर, और कश्मीर जो था वो, फिर से कहूँगा, याद करना होगा सोवियत यूनियन का विखंडन हुआ था, और उसके साथ ही साथ यहाँ भी आग लग गई थी, और सिर्फ यहाँ नहीं लगी थी। आप देखेंगे बॉल्कन्स में लगी थी। जो यूगोस्लाविया था वो तो देश ही नहीं बचा, और जो बचा उसके भी आगे के आगे टुकड़े हो गए। और वहाँ कोसोवो नाम का एक एक अभी सेमी रिकॉग्नाइज्ड एक रिपब्लिक जो बना हुआ है। तो दरअसल जब उसका सेमी रिकग्निशन 2000 के उसमें दशक में हुआ, उसके बाद रूस ने भी ऐसे ही कुछ कुछ रिपब्लिक बनाने शुरू कर दिए। तो जो आज रशिया यूक्रेन की लड़ाई है वो वहाँ जाती है। तो बात करते हैं कश्मीर की। मेरे ख्याल से इस वक्त आ, अमेरिका नहीं चाहेगा उस मुद्दे को छेड़ना, क्योंकि उनको भी पता है कि भारत में उनके इंटरेस्ट हैं, और ये कहीं ना कहीं शायद भारत के लिए एक रेड लाइन है। तो इस पे मुझे नहीं लगता कि कुछ स्टेटमेंट से ज़्यादा कुछ होगा। हाँ, कुछ प्रेशर हो सकता है कि भाई आप ऑटोनॉमी की बात करें, या ये रोल क्यों है, वो इंटरनेट क्यों बंद हुआ, ऐसी बातें हो सकती हैं, पर इससे ज़्यादा मुझे कुछ होता नहीं दिखाई देता। दूसरी बात आती है कि जो भारत के कुछ बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर जो हुआ, मेरे हिसाब से ये एक इंस्टीट्यूशनल मुद्दा है। कहीं ना कहीं ये दो इंस्टीट्यूशंस का आपस में टकराव है, और इसमें भी अ, इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश ये दिखती नहीं कि कंप्लीट रोल बैक दोनों साइड करेंगे। हाँ, कोई ना कोई हो सकता है कि भाई एक एक मोडस विवेंडाई जिसे कहते हैं, कि एक बीच का एक रास्ता, एक कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज सा कुछ हो जाएगा। पर एकदम से ये सोचना कि भाई बिल्कुल ही मुद्दा नहीं होगा, वो भी सत्य नहीं है, और ये सोचना कि भाई कि ये हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहेगा, मुझे नहीं लगता। ये कहीं ना कहीं जाके मुद्दा खत्म हो जाएगा बीच में। कश्मीर पे मनु की जो बात है मैं उससे सहमत हूँ, और दो और बातें मैं कहूँगा। पहली बात, कश्मीर हम सरकार के लिए हम भाग नहीं है दुनिया। पहले रूस है, यूक्रेन है, इसराइल है, गाजा है, लेबनान है, हमास है, हिजबुल्लाह है, हूथी हैं, फिर सीरिया है। जो है ईरान है, फिर चीन है, ताइवान है। आईएस तो है। जी। बिल्कुल, तो सीधी बात यह है कि कश्मीर बहुत नीचे है उनकी ट्रे में। जी ठीक, बिल्कुल। तो कश्मीर पे हम अटके हुए हैं, वो नहीं अटके हुए हैं। जी बिल्कुल। ठीक, दूसरी चीज, ये अमेरिका चाहता है कि भारत, और ये रिपब्लिकन कई कह चुके हैं, खासकर क्रिस्टोफर रूपर शेल जो हमारा लेखक है फेयर ऑब्जर्वर का, जिसने बहुत अच्छे लिखे हैं। इफ शी लूजेस, दो भाग में कमला के लिए चुनाव के पहले उसने लिखा था, बड़े अच्छे लिखे। उसने कहा कि भाई आप तो फ्रंटलाइन स्टेट हो इस्लामिज्म और कम्युनिज्म के खिलाफ। तो बहुत से अमरीकी नेता, डेमोक्रेट्स भी और खासकर रिपब्लिकन, वो ये चाहते हैं कि जो रोल एक समय पाकिस्तान ने प्ले किया था, कि पाकिस्तान अमेरिका का एक गढ़ था, और वहां से उन्होंने सोवियत रूस पे जो है तीर कसा था। चार्ली विल्सन वॉर, खूब हथियार भेज के सोवियत रूस अफगानिस्तान में फंस गया था और उनको मार गिराया और उनको नुकसान किया।
मैन मनी एंड मटेरियल का। हम्म, और एक उसके बाद सोवियत रूस ढह ही गया। 88 में एक लड़ाई हुई, 89 में वो गए, फाइनल ट्रूप्स गए अफगानिस्तान से, और 89 में बर्लिन वॉल गिर गई और 91 में सोवियत रूस गिर गया। तो वो चाहते हैं कि भाई इंडिया में अमेरिकी कंपनी आए और सामान बेचे। वो चाहते हैं कि अमेरिका में इंडिया में अमेरिकी कंपनी इन्वेस्ट करे। इन्वेस्टमेंट रूल्स आसान हो, खासकर रियल एस्टेट में। ट्रम्प रियल एस्टेट के ही मुंह है। ब्लैकस्टोन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में इंडिया में, ब्रुकफील्ड का भी है। तो चाहेंगे कि भाई यहाँ रियल एस्टेट वगैरह में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हो, रिटर्न आए, क्योंकि इंडिया की आबादी बढ़ रही है, जर्मनी की तो बढ़ नहीं रही। जर्मनी में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, भाई आबादी ही डिक्लाइन कर रही है, उनको ज़रूरत ही नहीं है इतने घरों की, घर वैसे ही बने हुए हैं। इंडिया में तो रिटर्न आएगा। वो चाहते हैं कि इंडियन ट्रूप्स जैसे 19वीं सदी में अंग्रेज़ों के लिए चीन के खिलाफ लड़े, आज के दिन अमरीकियों के लिए लड़े आए। और ए, इस्लाम से तो उनको थोड़ा खतरा है ही, वॉर ऑन टेरर अब लड़ चुके हैं, तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के सर पे आप बैठे रहें। और वो जानते हैं कि कश्मीर आपकी रेड लाइन है, तो ज़्यादा कश्मीर का मुद्दा ट्रम्प सरकार नहीं उछालेगी। डेमोक्रेट्स इसलिए उछालते हैं क्योंकि उनके वोटर मुसलमान हैं बहुत से, और डेमोक्रेट एलीट में बहुत से लोग जैसे हुमा आबेदीन, जो कि हिलरी क्लिंटन की बड़ी करीबी थी, उनको सैद्धांतिक तौर पे कश्मीर से जुड़ाव है। तो उनको लगता है कश्मीर पैलेस्टाइन की तरह है। और जैसे मुझे कई लोग कहते हैं कि भाई हमको लिबरेशन कराना है कश्मीर और पैलेस्टाइन का, लेकिन ये ज़्यादातर एलीट मुस्लिम एजेंडा है, एलीट डेमोक्रेटिक एजेंडा है। ट्रम्प सरकार में इसको कोई भाव नहीं देगा। और ट्रम्प सरकार में ठीक है, वो कह देंगे ठीक है आप इंटरनेट खोल दो, अगर आपने 2-4 लोगों को फायरिंग कर दी तो बोलेंगे ये अच्छी बात नहीं है, ये न करिए। पर उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, कश्मीर का मुद्दा नहीं रहेगा। हमें अपना जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से बनानी होगी कि भारतवर्ष को कि भाई करना क्या है। हमको अमेरिका के साथ रहना है कि हमको अमेरिका से भी दोस्ती चाहिए, चीन से भी दोस्ती चाहिए, हमको विश्वमित्र बन के रहना है। क्योंकि सीधी बात यह है कि आपके कुछ हित अमेरिका से मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ हित चीन से मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ रूस से मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। और आप सबसे जो है बना के अपना सबसे ज़्यादा हित जितना निकाल सकें, उसी में तो बुद्धिमत्ता है। ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस है बाबू। इंटरनेशनल रिलेशंस में जज्बातों की जगह नहीं है। बहुत साल पहले चार्ल्स थे, वो प्रिंस थे इंग्लैंड के, उनको कहा गया कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से शादी करिए। उन्होंने बोला भैया कैथरीन छोटी सी मोटी सी है, रूप है, मेरे मत्थे क्यों बांध रहे हो? उन्होंने बोला आप प्रिंस हैं, आपके लिए मैरिज पर्सनल मैटर नहीं है, मैरिज इज अ मैटर्स ऑफ स्टेट। हमको दहेज में चाहिए बॉम्बे, आज का मुंबई। तो बाबूजी आपको कैथरीन से तो शादी करनी पड़ेगी, भले ही आप 4-5 रख लें, वो आपका अपना निजी जीवन, लेकिन शादी बाबूजी करेंगे कैथरीन से ही। और इस कारणवश इंग्लैंड को मिला बॉम्बे बिना एक तोप दागे। ठीक, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जज्बातों की कोई जगह नहीं है, लव मैरिज की कोई जगह नहीं है। भले ही मोदी जी को प्यार हो ट्रम्प से और ट्रम्प को प्यार जो है मोहब्बत हो मोदी जी से, उसकी जगह नहीं है। हाँ, उनको तो अमेरिका फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट वाली बात कहनी होगी और उसी अनुसार चलना होगा जैसा लगता है। सर, तो आज की मीटिंग का मैं फर्स्ट पे बिल्कुल क्लियर हैं जी डोनाल्ड ट्रम्प। इस बात पे भारतवासियों को संदेह नहीं होना चाहिए। भारतवासी इमोशन बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, तो इमोशनल अत्याचार के शिकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तेरा इमोशनल अत्याचार। देखिए, मुद्दे की बात वही है कि दोनों नेता जो हैं उनको अपने अपने देश में ही रहना और चुनाव जीतना है, जी क्योंकि वहीं से उनका बल आता है। तो दोनों को ही उन मुद्दों पे
थोड़ा दृढ़ रहना होगा जहां जहां उनके इंटरेस्ट हैं, और ये लाजमी सी बात है। तब इसमें कोई जी बहुत जी ज्यादा सोच विचार का ये बहस का मुद्दा ही नहीं। और होगी थोड़ी प्यार मोहब्बत भी होगी, थोड़ी खींचातानी भी होगी, वही जिंदगी है। जी जी बिल्कुल। तो काफी लंबी बातचीत हो गई, अतुल सर ने जो टाइम दिया था उससे हम खासा आगे चले गए और कई मुद्दों पे हम लगातार रूबरू होते रहेंगे। आज मनु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी तार्किक बातें हमें सुनने को मिली, टू द पॉइंट। मैं और अतुल सर थोड़ा सा फ्रंट फुट पे चले जाते हैं, पर आपने बहुत अच्छी बातें बताई इंटरनेशनल रिलेशंस और राजनीति कूटनीति की। सर बहुत धन्यवाद, और अतुल सर आपने भी समय सवाल दिया इसके लिए बहुत बहुत राजी धन्यवाद। प्रदीप। धन्यवाद, नमस्कार।